विलियम वर्ड्सवर्थ का 151वां क्वेश्चन है। द एक्सकर्सन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, मतलब जो एक्सकर्सन की 1814 में जो डेट थी उसकी शुरुआत किस लाइन से होती है। तो ये जो पोयम है एक्सकर्सन, इसकी शुरुआत जो है इट मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ हिज पोइटिक जीनियस। इसमें जो है मुख्य विनाश, जो उसकी पोइटिक जीनियस का जो विनाश है वो इसको बनाता है बिगनिंग में बहुत ही खराब है। तो इसमें सही ऑप्शन ना तो वर्ड्सवर्थ का सेंसिबिलिटी टू नेचुरल, ना तो इसमें एक्सकर्सन में नेचुरल फिनोमेना की तरफ इनका भाव उत्पन्न होता है, और ना ही वर्ड्सवर्थ के सेंट ऑफ फेम, मतलब इससे फेम बढ़ता है, और ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ की कॉलरिज के साथ में मित्रता थी। तो 1814 को जब एक्सकर्सन जो डेटेड किया गया 1814 में, तो इसकी शुरुआत जो थी इससे जो है डिक्लाइन हुआ वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस का। आगे कुछ लाइन दी हैं, उनको बताना है कि ये किसकी हैं। लिखा है सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। ये लाइन किसको रिफर करता है? उसने मुझे आंखें दी, उसने मुझे कान दिए, और हम्बल केयर्स और बड़ी प्यारी हमारी देखभाल की, और डेलिकेट फियर्स और मेरे भय को डेलिकेट किया, भगाया, नेतृत्व किया। तो सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर एंड हम्बल केयर्स एंड डेलीगेट फियर्स। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने कहा है, और अपनी बहन डोरोथी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? अपनी बहन डोरोथी के लिए कहा है। प्रेल्यूड कब लिखी गई? प्रेल्यूड 1805 में लिखी गई, और ये जो है उसके शुरुआती रिकलेक्शन में वर्ड्सवर्थ के थे, जो फुल मैन ब्लड था 1805 में कंप्लीट कर ली गई, यद्यपि ये प्रकाशित उसकी मृत्यु के बाद में हुई। 154वां क्वेश्चन है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे, जहां उन्होंने आंखों देखा मिडिल स्टेज के बारे में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी सेकेंड ट्रिप फ्रांस के लिए जब 1791 में गए, यानी दोबारा यात्रा करने के लिए, और तो वो यंग ऑक्सफोर्ड रिपब्लिकन्स के साथ के गए, यानी युवा ऑक्सफोर्ड रिपब्लिकन्स के साथ में गए, मतलब एक युवा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की रिपब्लिकन्स के साथ में गए, और उन्होंने ज्वाइन किया जीरेंडिस्ट को ज्वाइन किया, जीरोंडिस्ट, और पार्टिसिपेट उन्होंने किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन। मतलब जब 1791 में वो गए तो उन्होंने जीरेंडिस्ट्स को, जो जीरांडी लोग थे, उनको ज्वाइन किया, और उन्होंने फ्रांस क्रांति में योगदान किया था, भाग लिया था। तो ये बहुत है, सही है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टेज, मिडिल स्टेज ऑफ, मतलब गवाह बने किसके? फ्रेंच रिवोल्यूशन के। अगला है, कौन कहता है मिल्टन थाउ सोडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तुम अभी जिंदा होते मिल्टन। तो ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं मिल्टन के बारे में कि तुम अभी जिंदा होते कितना अच्छा होता। तो ये ओपनिंग लाइन है जो वर्ड्सवर्थ का सोनेट है लंदन 82, या टू मिल्टन भी इसका नाम है। ये पोयम जो है इंग्लैंड के लोगों पर कमेंट करती है कि उनमें सड़न आ गया है, स्वार्थी हो गए हैं, और तुम 16वीं शताब्दी के पोएट जॉन मिल्टन को याद करते हुए कहते कितना अच्छा होता जो इनको सही पथ दिखाते। अगला है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम, मतलब वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कौन कहता है? तो ये कीट्स जो हैं, जॉन कीट्स जो हैं, ये वर्ड्सवर्थ को इगोटिस्टिकल सबलाइम कहते हैं। वो कहते हैं द वर्ड्सवर्थियन और इगोटिस्टिकल सबलाइम, मतलब या तो कहते हैं वॉथियन या कहते हैं इगोटिस्टिकल सबलाइम। ये इसलिए कहते हैं, क्वालिटीज इन हिज टेम्परामेंट एंड राइटिंग हिज एलूफनेस, मतलब उसकी क्वालिटी जो है टेम्परामेंट और जो उसके एलूफनेस के कारण ये कहते हैं, उसका मैटर जो फैक्टनेस है, उसका जो मैटर फैक्ट बिना
फैक्टनेस, तथ्य से भरा हुआ, इसके लिए कहते हैं। हिज एस्टिरिटी एंड हिज सेल्फ कंसर्न के लिए कहते हैं। मतलब ये क्वालिटी हैं जिसके लिए ये कहा गया है किट्स के द्वारा दी इगोटिस्टिकल सबलाइम। कौन कौन सी क्वालिटी हैं? हिज टेम्परामेंट एंड राइटिंग, हिज एलोफनेस, हिज मैटर ऑफ फैक्टनेस, हिज एस्टिरिटी एंड द सेल्फ कंसर्न। वर्ड्सवर्थ को प्री एक्यूफाइड विद हिज ओन सेल्फ टू टेक एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्टिव थिंग्स ऑफ व्यू के लिए कहा गया। अगला है फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ये लाइन जो है ब्राउनिंग ने कही है, किसको कहते हुए कि उसने मुट्ठी भर चांदी ही लेफ्ट अस, हमारे लिए छोड़ दी। तो ये एक पोयम लिखी है वर्ड्सवर्थ के लिए रॉबर्ट ब्राउन ने, द लोस्ट लीडर, और उसी की लाइन है। और ये पोयम 1845 में रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई, प्रकाशित कराई गई। और इस बुक में ड्रामेटिक रोमांसेस और लिरिक्स, कौन सी, मतलब जो ये बुक इन्होंने लिखी थी ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, तो उसी में एक ये पोयम आई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बुक 1845 में प्रकाशित हुई, ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, तो उसी बुक में ये एक कविता थी द लोस्ट लीडर। तो उसी में ये लाइन आई है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। अगला है इट बीरेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर व्हाट ब्राउनिंग कंसिडर्ड हिज डिजर्शन ऑफ द लिबरल कॉज एंड हिज लैप्स फ्रॉम हिज हाई आइडियलिज्म। ब्राउनिंग जो है इनको बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, धन्यवाद देखते हैं, और उनके जो लिबरल उदारता है, उनका जो हाई मतलब आदर्शवाद की गोद से वो पनपे हैं, आदर्शवाद उनकी कड़कड़ में है, इसीलिए उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। और कहते हैं फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। 198वां क्वेश्चन है, जब ये फ्रांस की विजिटिंग के दौरान वर्ड्सवर्थ किसके प्रेम में पड़ गए, उस लड़की का नाम बताइए। देखिए नवंबर 1791 में सेकेंड ट्रिप पर जब वर्ड्सवर्थ गए तो वो फ्रांस की एक औरत थी जिसका नाम था एनेटे वैलून, एनेटे ANNETTE, एनेटे वैलून VALLON वैलून, जो 1792 में उसने एक पुत्री का जन्म दिया जिसका नाम था कैरोलिन। कुछ पैसे दाम की समस्या हो गई और ब्रिटेन से रिश्ता होने के कारण फ्रांस से लौटना पड़ा उनको इंग्लैंड, अकेले ही वो नहीं आ पाए उस साल। उनकी पुत्री कैरोलिन, उनकी पत्नी एने वैलून वहीं रह गई। अगला क्वेश्चन लिखा है एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, ये किसके शब्द हैं? तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं प्रत्येक महान कवि अध्यापक ही होता है। एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश आइदर टू बी considered एज ए टीचर और एज नथिंग। मतलब एक प्रत्येक कवि जो है एक अध्यापक होता है। मैं इच्छा करता हूँ या तो आप उसको टीचर कहिएगा या तो फिर कुछ मत कीजिएगा, कहिएगा एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश आइदर टू बी considered एज ए टीचर और एज नथिंग। 160वां क्वेश्चन है, ये लाइन किसने कही है? वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन of moral evil and of good than all these sages can। तो ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है द टेबल्स टर्नेड, उससे आई है। मतलब वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड, मतलब ये इस जंगलों का एक वन इम्पल्स, एक तत्व मे टीच अस मोर ऑफ मैन, आदमी से ज्यादा सिखा सकता है हम लोगों को, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड, अच्छाई और बुराई के बारे में सिखा सकता है आदमी से ज्यादा, देन ऑल दी सेज कैन, जो तुम संत नहीं सिखा सकते वो इस जंगल का एक इम्पल्स, वन इम्पल्स ऑफ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल दी सेज कैन। ये वाली अच्छा लाइन किससे आई है देखना, दी गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमिल्ट ऑफ द सोल। ये लाइन किससे आई है? द गॉड्स अप्रूव्ड, और देवी देवता अप्रूव करते हैं गहराई को, एंड नॉट द ट्यूमेल्ट ऑफ सोल, आत्मा की ट्यूमेल्ट को नहीं। तो द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द ट्यूमेल्ट ऑफ सोल, ये लाइन है लॉयडमिया, LAODAMIA, लॉयडमिया की है। और लॉयडमिया 1815 में लिखी गई, 1845 में प्रकाशित हुई।
और ये एक नैरेटिव पोयम है जो ट्रोजन वार पर आधारित है, मतलब एक ट्रोजन वार हुआ था उस पर आधारित ये है लॉयड में। अगला है लिरिकल बैलेड कंप्राइजेज पोएम वर्ड्सवर्थ एंड किसकी। तो लिरिकल बैलेड कई बार हमने बताया है कॉलरिज को और वर्ड्सवर्थ की एक ये कंप्राइजेज पोएम है, और इसमें जो है रिटायर्ड टू दी वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज रिटायर्ड टू दी क्यूनटोक हिल्स एंड दी देयर फ्रॉम दी डेलिबरेट पर्पस टू मेक लिटरेचर अडेप्ट टू इंटरेस्ट मैनकाइंड परमानेंटली। मतलब इन्होंने जो ये क्वांट्रिक हिल्स पर दोनों लोग बैठे थे और तब इसे लिखा, और उन्होंने मानवता को अडेप्ट टू इंटरेस्ट उनको मानवता की परमानेंटली मानवता में विश्वास था। और वर्ड्सवर्थ की बहन जो डोरोथी थे उन्होंने फेमस लिरिकल कंपोज्ड इन 1798 में ये प्रकाशित हुआ। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कॉलरिज। अगला लिखा है कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है। तो जो ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है उनका तो वो द प्रेल्यूड है, हमने कितनी बार कहा है। अच्छा, कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ किस पोएम में लिखते हैं कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर है। आने दो आगे को, वस्तुओं को प्रकाश में आने दो और प्रकृति को अपना टीचर होने दो। तो ये लाइन है द टेबल स्टर्नेड, मतलब प्रकृति को टीचर बनाने के लिए टेबल स्टर्नेड में जोर देता है। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, ये आई है द टेबल स्टर्नेड से, जो लिखी गई 1798 में लिरिकल बैलेड में। अच्छा, फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेड्स का कब आया, हमने कई बार बताया। फर्स्ट एडिशन कुछ कविताओं के साथ में एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की पोएम के कलेक्शन के साथ में 1798 में आया, और इसको जो है रोमांटिक इंग्लिश रोमांटिक मोमेंट की साहित्य में शुरुआत के तौर पर देखा गया। अच्छा, किसको वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रेल्यूड जो है एड्रेस किया गया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम प्रेल्यूड है ये जो है कॉलरिज को एड्रेस्ड किया गया था। प्रेल्यूड जो है पूर्ण रूप से पर्सनल है और रिवीलिंग वर्क अपने कार्यों को अनुभव करता है, और जो उसने कार्य वर्ड्सवर्थ के जीवन में जो वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन में किए तो उनको डिटेल में महसूस कराता है प्रेल्यूड। और वो कभी भी इसको टाइटल उन्होंने नहीं दिया वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को, उनकी पत्नी जो मैरी थी उन्होंने इसको टाइटल दिया वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में 1850 में प्रेल्यूड। 167वां क्वेश्चन है 3 Years She Grew, ये टाइटल है पोएम का 3 Years She Grew। तो इस लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, तो इस लिटिल छोटी सी गर्ल को फुर्तीली जो होगी, स्पोर्टिव किसकी तरह, वो लिटिल छोटी सी लड़की फुर्तीली किसकी तरह है, तो हिरन के बच्चे की तरह, फॉन FAWN। 3 Years She Grew है तो ये फॉन की तरह फुर्तीली है, ना स्टार्स की तरह, ना लॉन की तरह, ना रिवल्यूट्स की तरह, ये फॉन FAWN। अच्छा, कौन टिंटरनवे का लेखक है। तो टिंटरनवे का लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ है, और इस पोएम का पूरा नाम जो है लाइन्स रिटन ए फ्यू मील्स अबव टिंटरनवे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। अच्छा, कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, तो डैफोडिल्स लिखी गई, कि लास्ट राइड टुगेदर लिखी गई, द फॉरसेकन मरमैन लिखी गई, या ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर लिखी गई। तो इसमें डैफोडिल्स जो है ये एक लिरिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये 1804 में लिखा गया, 1807 में प्रकाशित हुआ 2 वॉल्यूम्स में। कौन सी पोएम की ये लाइन है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये डैफोडिल्स की लाइन है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो हमारी आंतरिक आंख को खोलते हैं, और जब मैं अकेले में ये हमें वरदान साबित होते हैं। ये लाइन जो है डैफोडिल्स की है, 1804 में जो लिखी गई, 1807 में जो प्रकाशित थी। सॉल्ट्री रीपर क्या है, तो सॉल्ट्री रेपर जो है वो एक बैलेड है। सॉल्ट्री रेपर 1807 में प्रकाशित कराया गया, और बैलेड जो होता है वो एक्सप्रेसिंग
द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक दैट ए यंग मैडन रीपिंग वाज सिंगिंग टू हरसेल्फ। एक युवा लड़की जो है, कुंवारी लड़की, वो गा रही है और अपनी फसल को काट रही है गा गा के। तो बैलेड एक सिंपल नैरेटिव कविता होती है जो किसी स्टोरी या किसी गीत को कहती है। ओड जो होता है ए कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी लिरिक पोएम, ये एक जटिल और बड़ी लिरिक पोएम होती है जिसमें लॉफ्टी स्टाइल में और सीरियस ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। लिरिक जो होता है ये एक ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम है। लिरिक जो है एक संक्षिप्त सब्जेक्टिव पोएम है जो ये कवि के पर्सनल विचारों को, कवि के पर्सनल भावों को उजागर करता है। लिरिक पेस्टोरल पोएम जो है ये गलरिया या गांव के जीवन को बताती है पेस्टोरल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बैलेड। सॉल्टरी रेपर जो है बैलेड है। अच्छा, लिरिक बैलेड के कौन से पोएट थे? तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज थे। 4 कविताएं कॉलरिज की, 19 कविताएं वर्ड्सवर्थ की। अच्छा, वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वर्ड्सवर्थ ने किस ईयर में सबसे अच्छी कविताएं अपनी लिखी? तो 1798 में वर्ड्सवर्थ का जो लिरिक बैलेड था तो उसमें इन्होंने कुछ फाइनेस्ट कविताएं, मतलब बहुत अच्छी कविताएं लिखी। 174वां क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ की कविताएं किसके बारे में ज्यादा बताती हैं? ना सिटी की लाइफ के बारे में बताते हैं, ना क्रांति के बारे में बताते हैं, ना पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविताएं अधिकतर जो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ के, मतलब नम्र और जीवन जो गांव का है उसके बारे में बताती हैं। वर्ड्सवर्थ अपनी मृत्यु से पहले कहाँ रह रहे थे? तो वर्ड्सवर्थ जो है मृत्यु से पहले जो है थोड़ा वो राइडल माउंट पे रह रहे थे अपने परिवार के साथ में 1813 में, और 1813 से रह रहे थे राइडल माउंट पे, और जब तक वो मर नहीं गए तब तक वो वहीं रहते रहे। अगला है विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटर्न अवे क्या है? तो टिंटर्न अवे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि ड्रामेटिक लिरिक है? तो इसमें जो है टिंटर्न अवे जो है ये, इसमें ओड के भी तत्व हैं और ड्रामेटिक लिरिक के भी तत्व हैं। तो ओड तो इसमें आया नहीं, तो ये ड्रामेटिक लिरिक ही है टिंटर्न अवे। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई? तो 1805 में जो पोएम लिखी गई वो प्रेल्यूड लिखी गई। हमने कई बार बताया, यही तो कंप्लीट हुई थी। अच्छा, जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रेल्यूड थी वो एक विशाल वर्क थी जिसको कहा गया, मतलब प्रेल्यूड जो थी वो किसका हिस्सा होने वाली थी, मतलब एक किसको समझाने के लिए प्रेल्यूड लिखी गई। उसके बाद एक और कविता लिखने का प्लान था वर्ड्सवर्थ का। तो द प्रेल्यूड वाज पार्ट ऑफ ए वास्ट वर्क प्लानेड अर्लियर एज द रिक्ल्यूज की प्लानेट था लिखने का, तब ये लिखी गई। अच्छा, एक लाइन आई है, ए वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। ये कोटेशन किसका है? एक हिंसात्मक, मॉसी स्टोन मतलब एक मांस के पत्थर के द्वारा हिंसा, हाफ हिडन आधा छिपा हुआ, फ्रॉम द आई आंखों से। तो ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है लूसी पोएम्स, ए वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। ये जो पोएम है उनकी, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, तो उसमें लूसी पोएम्स की ये कविता है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। अगला कौन सी या ट्रेवल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है? तो डिस्क्रिप्टिव स्केच जो है इसमें पोएम जो आई है वो एक यात्रा व्रत पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। बाकी स्केच ऑफ नेचर ये भी नहीं है, ए विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम ये भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्केच जो पोएम है ये है ट्रेवल पोएम दैट बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ। अच्छा, लिरिकल बैलेड कहाँ किसके साथ दिखाई देते हैं? लिरिकल बैलेड कॉलरिज के, मतलब 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम कॉलरिज की, 23 पोएम टोटल। अगली लाइन लिखी है, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रॉन्क्यूलिटी। इमोशन ट्रॉन्क्यूलिटी में TRANQUILITY ट्रॉन्क्यूलिटी। तो ये जो है वर्ड्सवर्थ के फिलोसफी प्रोफाउंड की थी वर्ड्सवर्थ ने, तो इसको किसने रिजेक्ट कर दिया था? मतलब जो ये इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रॉन्क्यूलिटी, वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि इमोशन जो है रिकलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं ट्रॉन्क्यूलिटी में, तो ये किसने रिजेक्ट कर दिया था? तो T.S. इलियट ने इसको जो है
रिजेक्ट कर दिया था टीएस इलियट ने। किस साल वर्ड्सवर्थ जो है प्रीफेस लिरिकल बैलेट में जोड़ा? तो कई बार बताया है, सन 1800 में जब सेकेंड एडिशन हुआ और उसमें उन्होंने प्रीफेस जोड़ दिया लिरिकल बैलेट में, इनलार्ज कर दिया, बहुत ही अच्छा वैल्यूबल प्रीफेस जोड़ा और उसमें बताया कि हिज पोइटिकल थ्योरी उनकी क्या है, उनके जो काव्य की थ्योरी है उसको उसमें कॉन्टेंट किया और आउटलाइन किया। वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम का क्या नाम है? तो वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केच और ये 1793 में लिखा गया और ये डिस्क्रिप्टिव स्केच एन इवनिंग वॉक के कलेक्शन में था। मतलब दो कविताएं, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच, और जिसमें जो है इन्होंने जन्म दिया टेस्टिमनी टू दी वेल्थ ऑफ हिज सेंसरी नेशंस। सेंसरी नेशंस में क्या वेल्थ का महत्व है उसके बारे में इन्होंने बताया, एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केच। अगला है टू मी दी मीनेस्ट फ्लावर दी ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। टू मी दी मीनेस्ट फ्लावर, मुझे सबसे मीनेस्ट सबसे कमजोर फूल, ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स। तो ये लाइनें जो हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा हैं और किसने लिखी हैं? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की। टू मी दी मीनेस्ट फ्लावर, सबसे कमीना फूल जो फ्लोज कैन गिव थॉट्स, मेरे विचारों को बहा सकता है, डू ऑफन लाई टू डी फॉर टीयर्स, और मेरे लिए आंसुओं के लिए लिखा सकता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। अगला लूसी पोएम विलियम वर्ड्स के किसको रिफर करते हैं? तो लूसी पोएम जो है विलियम वर्ड्स जो है 5 लिरिक्स पोएम का एक ग्रुप है वर्ड्सवर्थ का। लूसी पोएम एक सीरीज है जो इन्होंने 1798 से और 1801 के बीच में लिखी है वो 5 पोएम, और सारी पोएम केवल एक को छोड़ के पहले प्रकाशित हुई थी 1800 में के दौरान, और फिर दोबारा में लिरिकल जो बैलेट आया उसमें ये कलेक्शन आया, एसटी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बीच में प्रकाशित हुई लूसी पोएम। अगला क्वेश्चन है, नो नाइटिंगल डिड इवर चैंट मोर, वेलकम नोट्स टू वेरी हैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम सैडी हॉन्ट अमोंग अरबियन सेंट्स। तो कोई भी बुलबुल इतना अच्छा स्वागत गीत नहीं गा सकती। नोट्स वेरी हैंड्स ऑफ ट्रेवल्स, जो बांध सके यात्रियों को, इन सम सैडी हॉन्ट मतलब इस रेत में आकर्षित कर सके, अरबियन सैंड्स, ये अरबियन मतलब मरुस्थलों में। तो ये जो है शॉल्ट्री रेपर की लाइन है और इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और ये पोयम एक अकेली लोनली लेस लड़की की है जो काट रही है हाईलैंड्स में, और दी पोएट दिखाता है कैसे प्रकृति जो है सिंपैथेटिक हो जाती है लड़की के प्रति, उसके दुख में और उसके दुख में उसे कैसा सहारा देती है। अच्छा, दी पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, एक कवि जो है आदमी की बात एक आदमी से कहता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का विचार था कि ए मैन जो है, एक कवि जो है एक आदमी की दूसरे आदमी से बात कहता है, सपोर्टर होता है और वो इस चीज को बहुत ध्यान रखता है। लेकिन वल्गर वर्ड्स भी इस चीज को, जो वल्गर एक कवि हुए हैं उन्होंने इसको अवॉइड किया कि ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण विलियम वर्ड्सवर्थ का था कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, मतलब पावरफुल फीलिंग का एक जमावड़ा है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, तभी तो कविता निकलती है। और सो देयर शुड बी नो आर्टिफिशियलिटी, और जब ये हृदय से निकलती है तो इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए तो वो सच्चा ही होना चाहिए। अगला है, किस कविता में वर्ड्सवर्थ जो है मूड्स ऑफ नेचर के विभिन्न मूड्स जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो जो कविता है लाइन्स रिटेन अबव टिंटर्न अवे में ये प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप दिखाते हैं, और यह कविता जो है
few miles above Tintern away on revisiting the bank of the Wye during a tour in July 13, 1798। पूरी कविता ये है। अगली लाइन है Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy, for of things and battles long ago। कोई नहीं कह सकता कि वो क्या गाती है, शायद वो दुख का कोई गीत गा रही है। ओल्ड अनहैप्पी हो, शायद वो कोई पुराना दुख गा रही हो जिससे उसे दुख हुआ हो, या फिर किसी युद्ध के बारे में गा रही हो जो बहुत समय पहले हुआ था। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy, far off things and battles long ago। तो ये द सॉल्टरी रेपर की लाइन है जो एक फेमस लिरिक है वर्ड्सवर्थ का, और ये कल्पना का पावर दिखाता है और ट्रांसफर करता है कॉमन लोगों को, जो प्रत्येक दिन की घटनाएं हैं कॉमन लोगों की, उनके बारे में दिखाता है, वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। आगे लाइन लिखी है द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, द साउंडिंग कैट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक फैशन। ये लाइन किस कविता की है? ये लाइन जो है टिंटर्न अवे की है। द साउंडिंग कैट्रैक्ट, जो टकराव की आवाज है, वो हाउंटेड मी, मुझे उत्साह मेरा बढ़ा रही है। तो ये लाइन जो है टिंटर्न अवे की है, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें जो है कवि लिखता है टाइटली स्ट्रक्चर्ड डिकेजेलिक ब्लैंक वर्स में लिखा है टिंटर्न अवे। स्ट्रक्चर इसका जो है संरचना जो है डिकेजिलेबिक ब्लैंक वर्स में, और कंपैरिजेज करती है वर्स पैराग्राफ रेदर देन स्टेंजा। स्टेंजा की बजाय ये पैराग्राफ में लिखी गई है, कविता वाले पैराग्राफ, काव्य पैराग्राफ। अच्छा, रॉबर्ट साउथे जो हैं सक्सीडेड किए गए किसके द्वारा? पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड। पोएट ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड कौन बने रॉबर्ट साउथे के बाद में? तो रॉबर्ट साउथे के बाद में 1843 में जब ये खत्म हो गए तो फिर इनको विलियम वर्ड्सवर्थ बने। जब इनकी मृत्यु 1843 में हो गई, फिर ये 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहे। अच्छा, अगली लाइन है ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। वरदान है इन दैट डॉन, उस सवेरे उगते हुए सूरज से जो मुझे जिंदा रखेगा, लेकिन युवाओं को स्वर्ग और अच्छा रहेगा। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन लिखते हैं ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये लाइन जो है पोएम फ्रेंच रिवोल्यूशन से है। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। अच्छा, कौन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखता है? दी प्रिल्यूड। तो ये पोएम प्रिल्यूड जो है ये वर्ड्सवर्थ की है। कितनी बार हम तुम्हें बताएं? और इट इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवलिंग वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। He began the prelude in 1799 at the age of 28 and continued to work on it throughout his life. Next question 196. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. ये ग्रेट घटना जो है वर्ड्सवर्थ ने, जो किसके, अब ऊपर जो लाइनों में जो बताया गया है ना, तो वो किस ग्रेट इवेंट के बारे में बताया गया है? तो वो हिज मैरिज के बारे में बता रहा है। ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ को दिखाती हैं कि शादी की कल्पना करती हैं प्रिल्यूड में, फ्रेंच रिवोल्यूशन। आगे लिखा है वर्ड्सवर्थ क्या थे? तो वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक कवि थे जो 7 अप्रैल 1770 में जन्मे, 23 अप्रैल 1850 को खत्म हो गए। सैमुअल टॉयलर कॉलरिज ने इसकी मदद की लिरिकल बैलेड और रोमांटिक एज को शुरुआत करने में 1798 में। प्रेल्यूड किसका वर्क है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अच्छा, कौन इनमें से इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, मतलब कौन इसमें जो है कई तरीके की प्रकृति के बारे में इंटरप्रिटेट करता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति को एक फिलोसफी, प्रकृति के प्रभाव के अंदर कौन कौन सा दर्शन हो सकता है इसको कंप्लीट करता है अनुभव करके, मिस्टिक मूड में है, वो मिस्टिक मूड में एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है।
तो इंटरप्रिएटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिल्यूड जो है इसमें कितनी किताबें हैं, तो दी प्रिल्यूड कह लो चाहे ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड, तो इसमें 14 बुक्स हैं। 1850 में 3 महीने बाद प्रकाशित हुई इनकी मृत्यु के। 201वां क्वेश्चन है, एसेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज, तो ये वर्ड्स जो है कहाँ से आए हैं। एसेंस सबलाइम ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति का भाव अकेलेपन में और अधिक डीपली इंटरफ्यूज हो जाता है। तो ये लाइन जो आई है, ये लाइन आई है टिंटर्न अवे से, द सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज। तो सबलाइम से ये लाइन आई है जो 1700 टिंटर्न अवे से लाइन आई है 1798 में लिरिकल वैलेट में प्रकाशित हुई। प्रेल्यूड जो है प्रेजेंट्स करती है द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, तो प्रेल्यूड जो है एक लॉन्ग पोएम है 14 बुक्स की जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई 1805 में, लेकिन प्रकाशित 1850 में हुई। और ये प्रस्तुत करती है कवि का क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी, मतलब क्वेस्ट जो ये कवि की पहचान को, आइडेंटिटी को, ना बॉयहुड को, ना फ्रेंड को, ना सॉलिट्यूड को, ये उसकी आइडेंटिटी को प्रस्तुत करती है। वर्ड्सवर्थ पैंथिस्ट के रूप में माने जाते हैं। दी टर्म मीन्स, तो पैंथिस्ट कहे जाते हैं। तो पैंथिस्ट जो टर्म है उसका अर्थ ये होता है, ये टर्म जो पैंथिज्म है इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है। इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग, मतलब ईश्वर को और दूसरी वस्तुओं को एक समान मानता है, मतलब हर जीवित वस्तु को वो ईश्वर के ही दर्शन करता है, तो उसी को कहते हैं पैंथिस्ट। एनिमल्स एंड पीपल विद इन दी यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की जो भी चीजें हैं उनको सब में उनको ईश्वर के ही दर्शन होते हैं, एक समान मानता है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, तो ऐसे व्यक्ति को पैंथिज्म कहता है। लिरिकल वैलेट का कब एडिशन आया? फर्स्ट तो 1798 में आया, कई बार हमने बताया। एक्सपीरियंस इन दी प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेस एंड ईच एंड्स इन, मतलब किस अनुभव के साथ प्रिल्यूड शुरू होता है और किस भावना के साथ में खत्म। तो थॉट के साथ में, मतलब शुरू तो भावों में होता है और खत्म विचारों में होता है। तो द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट, तो प्रिल्यूड जो है शुरू तो होता है सेंसेशन में और खत्म होता है थॉट में। अच्छा, कौन वर्ड्सवर्थ पोएट लिवरेट किसके बाद बने? तो कई बार बताया कि साउथे के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने, और 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने पोएट लिवरेट। अच्छा, प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ का चाइल्डहुड जो है ये रियूमिनेशन टेल अस अबाउट हिज नेटिव, मतलब क्या बताता है जो प्रिल्यूड में चाइल्डहुड में इनका जो रिम्यूनेशन है वो क्या, किस मातृभूमि के बारे में बताता है, किस देश के बारे में बताता है? तो उनकी जो जन्मभूमि क्यूम्बरलैंड है उसके बारे में बताता है, क्यूम्बरलैंड। प्रिल्यूड इज ए वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस, ये मैग्नम ओपस है प्रिल्यूड इनका, जो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ हिज अर्ली ईयर्स कही जाती है। क्यूम्बरलैंड इंग्लैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 208वां है कि कौन सी कविता द पोएम टू कॉलरिज कही जाती है? तो प्रिल्यूड ही को द पोएम टू कॉलरिज, ये मतलब वर्ड्सवर्थ के द्वारा नाम हुआ, प्रिल्यूड का नाम विलियम वर्ड्सवर्थ ने रखा था द पोएम टू कॉलरिज, है ना, बट नेवर गेव इट दिस टाइटल, लेकिन टाइटल नहीं दिया था, लेकिन ये लिखी कॉलरिज के लिए ही थी। 209 क्वेश्चन है कि किस मित्र के बारे में वर्ड्सवर्थ मेक ए रेफरेंस इन हिज बुक फोर्थ ऑफ प्रिल्यूड, मतलब जो चौथी बुक है, चौथी बुक है प्रिल्यूड की, तो उसमें किस मित्र का उन्होंने वर्णन किया है? तो प्रिल्यूड की या ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ब्लैंक वर्स में, तो उसमें इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने मित्र कॉलरिज को चौथी बुक में बताया है। अच्छा, इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलोसफी ऑफ, तो ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टली में वर्ड्सवर्थ ने
किस फिलोसफी को जोड़ा है? तो इन्होंने जोड़ा है चाइल्डहुड की फिलोसफी को। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड आल्सो नोन एज इमॉर्टलिटी ओड, मतलब जिस पूरा अर्ली चाइल्डहुड से जोड़ा है लेकिन जाना जाता है इमॉर्टलिटी ओड। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगला क्वेश्चन है किस स्टेज, जिंदगी के किस स्टेज पर विलियम वर्ड्सवर्थ बातें करते हैं प्रेल्यूड के बारे में? और जब वो कहते हैं फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर, तो ये चाइल्डहुड की बात करते हैं। मतलब किस स्टेज की बात करते हैं प्रेल्यूड में? ये कहते हुए क्या, फेयर सीड, कितना प्यारा बीज होता है, हैड माई सोल, मेरी आत्मा का, एंड आई ग्रीव, और हम बड़े हो गए, फॉस्टर्ड लाइक बाई ब्यूटी एंड फियर, मतलब सुंदरता और भय के द्वारा हम बड़े तो हो गए लेकिन फेयर सीड होता है वो आत्मा का, चाइल्डहुड है ना, बताते हैं चाइल्डहुड के बारे में। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर, तो ये कहते हैं चाइल्डहुड के लिए। 212वां क्वेश्चन है कि कौन सी, मतलब किसको डिस्क्राइब किया गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा इन लाइनों में? क्या, थॉर्न कविता की लाइन है आई हैव मेजर्ड इफ फ्रॉम साइड दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड, 2 फीट चौड़ा था 3 फीट लंबा था, मैंने उसको आगे से नापा। इट फ्रॉम साइड, साइड से नापा, तो ये बात कहता है वो एन इन्फेंट्स ग्रेव, मतलब ये जो दी थॉर्न पोएम है तो उसमें ये कहता है कि वो मैंने उसको नापा साइड से, हर साइड से नापा तो वो 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा था। तो ये कांटे के बारे में थोड़ा कहता है, एक बच्चे की कब्र को नापने को कहता है, एन इन्फेंट्स ग्रेव है। और ये पोएम जो है 1815 में प्रकाशित कराई गई थी, दी थॉर्न पोएम, पोएम जो वॉल्यूम 2 में। और ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई, दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। अगला है कौन इनके बीच में विलाप करता है? वाल्ट व्हिटमैन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, तो ये जो है अब्राहम लिंकन के बारे में वाल्ट व्हिटमैन जो है मौर्न करते हैं, विलाप करते हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और ये जो है कविता लिखी गई थी, मेटाफोर पोएम जो लिखी गई थी 1865 में वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु पर। और विलियम वर्ड्सवर्थ का अंतिम क्वेश्चन है कौन इंग्लिश रोमांटिक पोएट है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। 7 अप्रैल को पैदा हुए 1770 को और 23 अप्रैल 1850 को ख़त्म हो गए। टाइलर कॉलरिज की हेल्प की वजह से इन्होंने लिरिकल वैलेट 1798 में निकाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ के यूथ कंपटीशन बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब सिर्फ एग्जाम पॉइंट्स रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।